नहीं है. All of them are very senior leaders. So let's ask our old friend Mr. चिंतामणि खारकने. इस वक्त हमारे साथ है उद्धव ठाकरे सेना से चिंतामणि खारकने साहब. नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चिंतामणि खारकने साहब, इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू हो गई है और यहां पर एक क्रिटिसिज्म आप ही के पुराने साथी उन्होंने कहा है, जो आज की तारीख में शिंदे साहब के साथ हैं, कि राहुल गांधी साहब बाला साहेब ठाकरे का जो मेमोरियल है शिवाजी पार्क में, वहां तक नहीं गए एक बार भी अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए. तो ये इंडिया अलायंस क्या काम कर रही है? खारकने साहब बोलेंगे इसके बारे में कुछ? जरूर बोलेंगे. बोलिए सर प्लीज. देखो, ये देश के सामने जो खतरा खड़ा हो गया है, ये देश के सामने जो डिक्टेटरशिप का जो खतरा है जी, वो खतरा इतना बड़ा है कि उसके सामने मस्जिद में जाके दर्शन लो, मंदिर में जाके दर्शन लो, किसी की समाधि के ऊपर जाके दर्शन लो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ऐसा है कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ और ये जो दुश्मन है, देश का दुश्मन, कॉन्स्टिट्यूशन का दुश्मन, उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ. जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज मुहिम के ऊपर निकलते थे, मतलब किसी के ऊपर, दुश्मन के ऊपर सवारी करने के लिए बाहर निकलते थे, तभी वो मुहूर्त नहीं देखते थे, अमावस्या के दिन भी निकलते थे, क्योंकि उनके सामने एक ही टारगेट रहता था, शत्रु को हराने का. इसके लिए पंचांग देख के या मुहूर्त देख के या ब्राह्मण को पूछ के वो लोग, हम उनका रायगढ़ के बाहर निकल के शत्रु के सामने नहीं जाते थे. इसके लिए नहीं जाते थे कि उनको युद्ध जीतना होता है. ये हमने युद्ध में हम लोग अभी खड़े हैं. हमें ये देश के शत्रु को हराना है. और ये देश का शत्रु कैसा कि जिसने देश तोड़ने का काम चालू कर दिया है. 1947 में जो देश बनाया गया, वो देश को देश का टुकड़ा टुकड़ा करने का, देश में सांप्रदायिक वाद और धार्मिक उन्माद बढ़ाने का, ये सब काम करने के लिए ये पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता. और इसके लिए ये सब हम लोग बाकी के चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते. हमारे घर में कोई आया नहीं, या हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के समाधि का दर्शन लेने के लिए शक्ति स्थल के ऊपर कोई गया नहीं. ये सब हम लोग क्योंकि हम लोग रणभूमि खड़े हैं, और रणभूमि में किसी का दर्शन लेना या किसी के साथ में जाना और बैठना ये नहीं होता है. बट कारखानी साहब, ये बोलने वाले गजानन कीर्तिकर जी हैं, जो एक बहुत सीनियर लीडर थे शिवसेना के, जो अर्लियर बाला साहब जी के बहुत करीबी थे. उन्होंने ये प्रश्न पहले उठा लिया सवेरे सवेरे कि क्या राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति स्थल में जाएंगे? क्या कोई भी एनडीए घटक के लोग जो लीडर्स हैं, जब पूरे जितने भी 28 पार्टीज के आए, कोई भी लीडर्स बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति स्थल में? बट जब नीतीश राणे बोलना वो अलग है, बट जब गजानन कीर्तिकर जैसे सीनियर और दिग्गज नेता इसके बारे में, इस विषय को उठाता है, तो लोग सोचने लगते हैं. कारखानी साहब, लोग सोचने लगते हैं. हाउ कैन यू नो जस्ट इग्नोर इट? कारखानी साहब, उसका ही मैं जवाब दे रहा हूँ. गजानन कीर्तिकर का खुद का लड़का इनके साथ में है, वो आपको तो मालूम है. हाँ हाँ. तो गजानन कीर्तिकर का लड़का अगर उसके बाप के साथ में नहीं है, तो उद्धव जी के पिताजी के बारे में वो कैसा बात कर सकता है? पहले उसको, बच्चे को. और ये देखो, गजानन कीर्तिकर उनके साथ में गया, उसका हर एक का कुछ ना कुछ रीजन रहता है करके वो गया है. वो हिंदुत्व के लिए नहीं गए हैं, उनका एकनाथ शिंदे जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार है करके नहीं गए हैं. हर एक का एक अपना अपना रीजन रहता है. उनको प्रमोट नहीं किया गया, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, इसके लिए उनकी जलन हो रही थी. गजानन कीर्तिकर बहुत अच्छे आदमी है, बहुत काम किया, ये बात सही है.
लेकिन आपका उम्र क्या है, आपने कितना साल तक मंत्री पद के ऊपर बैठ के काम किया, आपको कितना रिस्पेक्ट ये पार्टी में मिला, वो सब भूल के हर एक आदमी को जब भी मैं जहाँ पे हूँ वहां पे मुझे कुछ न कुछ मिलना चाहिए, ऐसा जब भी जो अपने ऊपर सोचने का, ऐसा खुद का ही सोच के जब भी लोग पार्टी में काम करते हैं ना, तो उनका पार्टी में ज्यादा टाइम तक जमता नहीं। जब तक मिलता है तब तक पार्टी के साथ में है, जब तक नहीं मिलता है तभी वो पार्टी के साथ में नहीं रहते हैं। इसके लिए गजानन कीर्तिकर ऐसी बात करते हैं, उसको ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। काकानी साहब, इंडिया इंडिया जैसे संजय राउत जी ने कहा कि राहुल गांधी इज अनडिस्प्यूटेड लीडर, संजय राउत जी ने कहा कि अनडिस्प्यूटेड लीडर है राहुल गांधी। आदित्य ठाकरे जी ने आलोचना करते हुए नरेंद्र मोदी जी पे कहा कि इंडिया के 2 बैठक में इतना प्रेशर पड़ा मोदी सरकार पर कि उन्होंने एलपीजी का गैस बहुत कम कर दिया, 200 रुपया कम कर दिया, और जो योजना में आता है उनका और भी कम कर दिया। बोले ये इफेक्ट है, बीजेपी स्केर्ड ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी स्केर्ड ऑफ इंडिया। तो डू यू बिलीव व्हेन आदित्य ठाकरे सेज दैट नरेंद्र मोदी जी, बिकॉज मोदी साहब कह रहा है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड देखो, नेशनल से लेके लोकल घर तक हमने सब जगह हर चीज निभाया है जो किया है, बट आदित्य ठाकरे सेज बीजेपी स्केर्ड। खरकानी साहब, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे पूरी जनता है, भारत का हर समाज का आदमी उनके पीछे है, तो अभी तक वो इलेक्शन क्यों नहीं लगाते? अगर उनको लगता है मुंबई के लोग उनके पीछे, तो मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन क्यों नहीं लगाते थे? महाराष्ट्र स्टेट में ऐसा हो गया। अभी मुनगंटीवार का अभी स्टेटमेंट आया, आज का स्टेटमेंट है कि मेरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी एकनाथ शिंदे और ये अजीत दादा पवार, उनकी भाजपा नहीं है। मतलब उनके साथ में चलने वाली पार्टी मेरी पार्टी नहीं है, ऐसा मुनगंटीवार जैसा सीनियर लीडर आज के तारीख में बात कर रहा है। और कभी बात कर रहा है जब इंडिया के हर बाकी के प्रदेश के लोग, बाकी के राज्यों में से नेता लोग मुंबई में आए हैं और मुंबई में इकट्ठा होके भाजपा के साथ में लड़ने की बात कर रहे हैं, तभी मुनगंटीवार का ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट को बहुत बड़ा महत्व है। इसका मतलब भाजपा में लोग नाराज है। ये सुपरफिशियल दिखाते हैं कि भाजपा में सब लोग साथ में है जी, लेकिन भाजपा में किसी को मंजूर नहीं है कि ये पवार और शिंदे को साथ में लेके सरकार चलाने का। इसके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके एमएलए सब लोग नाराज है। लेकिन चिंतामणि कारखानी साहब, आपको जब आप अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं तो आपको पहचान में आती है क्या कि यही भाई बीजेपी है या कौन सी पार्टी है? क्योंकि वहां तो मुझे सब नए लोग दिखते हैं। सर बताएं। भारतीय जनता पार्टी में जी, उनके ओरिजिनल लोग कहाँ पे है? ढूंढना पड़ता है दूरबीन लेके। जी बिल्कुल। उनके ओरिजिनल लोग जो है वो कहाँ पे है? जो लोग पिछले 50 साल के जनसंघ का काम और भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे, इलेक्शन में काम करते थे, चाहे उनका कैंडिडेट जीत के आए या न आए, वो लोग कभी दूसरे पार्टी की तरफ देखा तक नहीं और अपना एजेंडा, अपना पार्टी, अपनी आइडियोलॉजी लेके चलते थे। उनकी आइडियोलॉजी कहाँ पे गई? हर एक डर्टी लिनन आके वहां धोने का और उनके वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करने का और बोलने का ये कपड़ा मेरा है, ये आदमी मेरा है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता है उनको मंजूर नहीं। और इसका इफेक्ट आपको इलेक्शन में देखने को मिलेगा। अभी ये ट्रोल के लोग हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर लिखते हैं, वो तो पेड़ है, वो तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन असली कार्यकर्ता नाराज है और इसका इफेक्ट उनको जरूर मिलेगा। महाराष्ट्र में हर कोने में, महाराष्ट्र के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता जो काम करता था, उसके ऊपर अन्याय करके उन्होंने
राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के लोगों को लेके, उनको पद देके, उनको सम्मान देके, उनको मिनिस्टर बना के, उनके खुद के लोगों के ऊपर जो अन्याय किया है, उसका फल भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। खैर गणेश साहब, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कैसे ममता बनर्जी अभी जो स्क्रीन पर आपके चल रहा है, वो बच्चन साहब से मिलने को गई और उन्होंने बार बार बच्चन साहब को भारत रत्न बच्चन बोला। दूसरा, आज लालू यादव जी को देखा, सिद्धि विनायक मंदिर में भी गए थे। इसके अलावा स्टालिन साहब भी यहाँ हैं, तकरीबन नीतीश कुमार जी भी यहाँ हैं, तकरीबन जितने भी मुख्यमंत्री हैं अलग अलग नॉन बीजेपी पार्टीज के, वो सब लोग यहाँ हैं। तो आपको लगता है कि जो अक्सर जो प्रदीप जी बात किया करते हैं कि 62% वोट जो है वो नॉन बीजेपी वोट है, यानी जो मोदी जी बीजेपी और एनडीए को नहीं मिला, क्या ये 62% वोट इकट्ठा आएगा क्या बीजेपी के खिलाफ? कारगण साहब, जरूर आएंगे। मैं तो ऐसा कहता हूं कि अभी ये 2 दिन मीटिंग चालू है ना जी, उसमें 101 से एक कैंडिडेट देना चाहिए। ये अपोजिशन पार्टी इंडिया जो गठबंधन है, उसका एक ही कैंडिडेट भाजपा के सामने खड़ा करना चाहिए। प्रादेशिकवाद और अपने अपने स्टेट में वो कुछ भी करे, लेकिन जहां तक देश का सवाल आता है, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्ट्री की वजह से हर राज्य को तकलीफ होता है जी, मणिपुर को भी तकलीफ हो गया सेंट्रल मिनिस्ट्री के वजह से। हर राज्य में, चाहे वो हरियाणा होने दो, चाहे वो पंजाब होने दो, चाहे वो दिल्ली होने दो, महाराष्ट्र होने दो, हर स्टेट को जो तकलीफ होती है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो गवर्नमेंट है, उसके वजह से ये बाकी स्टेट को तकलीफ हो रही है। डाइवर्सिटी में यूनिटी है हमारे देश में, और हम लोग ये डाइवर्सिटी में यूनिटी कायम रखना चाहते हैं। यहाँ पे एक हिंदुत्ववाद नहीं चलेगा, क्योंकि हर मजहब का, हर प्रांत का, हर धर्म का आदमी यहाँ पे बहुत खुशी से रहता है और देश के लिए काम करता है। हमारा जो सैन्य दल है, उसमें पैटर्न टैंकर को डिस्ट्रॉय करने वाला एक अब्दुल हमीद करके मुसलमान था। इसके लिए वो अब्दुल हमीद के ऊपर हमारा गर्व है। ये हमारे देश के लिए मुस्लिम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मुस्लिम लोगों को हम किनारे नहीं कर सकते। अभी देखो, जो मुजफ्फर नगर में जो हो गया जी, एक स्कूल में एक औरत ने, एक क्लास टीचर ने एक मुस्लिम 8 साल के लड़के को खड़ा किया और बाकी सब हिंदू बच्चे थे, उनको बुलाया और बोला एक एक आके एक मुस्लिम लड़के को पत्थर थप्पड़ लगाओ, मुस्लिम लड़के को मारो। उसका गुनाह क्या है किसी को मालूम नहीं। मारने वाले बच्चे भी 7-8 साल के और वो मुस्लिम बच्चा भी 8 साल का। वो बच्चे को बच्चे से मरवाने का काम वो जो तृप्ति त्यागी करके जो औरत है जी, उसने किया और ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद वो तृप्ति त्यागी के अगेंस्ट में कंप्लेंट करने के लिए वो जो बच्चा था, मुस्लिम लड़का था, उसके पिताजी तैयार नहीं थे, इतने वो डरे हुए थे। ये हिंदुत्व है इनका। हिंदुत्व इसे बोलते हैं। स्कूल में, पढ़ाई में, जहाँ पे ज्ञानोपासना होती है, जहाँ पे सरस्वती का और गणपति का, श्री गणेश का पूजन होता है और गणपति का और सरस्वती का आशीर्वाद लेके ज्ञानदान का काम होता है, वहां पे ये बात आप हमेशा बोलते हैं। इसके बारे में एक श्लोक बोलो। बिल्कुल। हाँ, मैं अभी इसके बारे में, ये जो तृप्ति त्यागी ने जो किया है घिनौना काम, और जिसके मुझे शर्म आती है, क्योंकि मेरी बच्ची, मेरी जो पोती है, वो 9 साल की, 10 साल की पोती, उसको जब भी मैं देखता हूँ तभी मुझे वो जो वीडियो है, तृप्ति त्यागी ने जो लड़के को पनिशमेंट किया, वो वीडियो याद आता है और मुझे अपने आप को बहुत शर्म आती है। मुझे बहुत खराब लगता है। अगर उसके वो लड़के के जगह पे मेरी पोती होती तो क्या होता था, यही मुझे लगता है। और इसके लिए ये धर्म के ऊपर बच्चों तक नफरत फैलाने का काम अगर ये देश में होता है, तो हर पार्टी को एक साथ में आके ये पार्टी को यहाँ से
खदेड़ देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये लोग मानवता के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। श्लोक सर, अभी श्लोक। इसके बारे में मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं। देखो, सरस्वती और गणपति के लिए अथर्व शीर्ष है, और सरस्वती के लिए एक श्लोक है, महाविद्या महावाणी श्रुति स्मृति प्रदायिनी। सरस्वती कौन है? वो महाविद्या है, वो महावाणी है, श्रुति स्मृति प्रदायिनी है। साक्षात सरस्वती देवी जिह्वाग्रहे वसतो मम, मतलब मेरी जिह्वा के ऊपर, मेरे जीभ के ऊपर, हे सरस्वती तुम वसती स्थान तुम्हारा बनाओ। मतलब मैं जो कुछ बोलूंगा वो बहुत अच्छा बोलूंगा, खराब नहीं बोलूंगा, और ये समाज के लिए मेरे बोलने से वजह से समाज को फायदा हो जाएगा। इसके लिए वो श्लोक बोलता है, साक्षात सरस्वती देवी जिह्वाग्रहे वसतो मम। अभी जो गणपति के लिए हम विद्या का जो भगवान गणपति को हम लोग बोलते हैं, वो गणपति का अथर्व शीर्ष में गणपति के बारे में क्या लिखा है? त्वं वाङ्मय, त्वं चिन्मय, त्वं आनंदमय, त्वं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानंदाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तम विज्ञानमयो त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। मतलब तू ही ज्ञान है, तू ही विज्ञान है। मतलब विज्ञान और भगवान अलग नहीं है। तो ज्ञान और विज्ञान सिखाने के टाइम में अगर कोई टीचर धर्म में और जाति जाति में फर्क करती है तो ज्ञान और विज्ञान नहीं दे सकती है, वहां सरस्वती की उपासना नहीं हो सकती है। वो बच्चे के ऊपर अन्याय इसके लिए क्योंकि उसका भगवान अलग है और बाकी बच्चों लोगों का भगवान अलग है, इसके लिए उसके ऊपर अन्याय करने का ये बात मुझे बहुत चुभती है। और इसके लिए हमें सबको, चाहे वो कोई भी पार्टी का होने दो, हमें सबको एक, और ये उन्मादी हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व को हमको हटाना पड़ेगा। दुरुस्त बात। काकड़ साहब, द बीजेपी का कहना है कि देखो अब ऑनियन प्राइसेस कम हो गया, ऑनियन प्राइसेस स्टेबलाइज हो गया एंड गवर्नमेंट इज बाइंग एट अ गुड प्राइस। बीजेपी का कहना है टमाटर प्राइस स्टेबलाइज हो गया, टमाटर का मींस क्वांटिटी भी अच्छा हो गया और लोग कंज्यूम करने लगे टमाटर। तो अनियन इश्यू ओवर, टमाटर का इश्यू ओवर, और हमने तिरंगा चंद्रमा पर लहराया। वो ये बोला क्या कि मोदी जी बीजेपी का एक बहुत सक्सेसफुल एक पीरियड चल रहा है। तो इंडिया जो घटक दल है सब लोग मिलकर कौन से इश्यू निकालेंगे? अब तो इश्यूज टमाटर का ना रहा, न कांदा का रहा, न टेक्नोलॉजी है, स्पेस, हम लोग कहां तक जा रहे हैं, मंगलयान, चंद्रयान, अब गगनयान, मोदी जी का कहना है। तो इंडिया के पास क्या इश्यूज है, क्या इश्यूज लेके लोगों के पास जाएंगे? मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड सर्जिकल स्ट्राइक से लेके, इंडियन इकोनॉमी से लेके, डिजिटल रेवोल्यूशन से लेके, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर से लेके, हर घर नल से जल, शौचालय, हर चीज। करगनी साहब, रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ आ गया। अब इश्यूज रह क्या गया कि इंडिया, बीजेपी का कहना है कि अब कौन से इश्यूज लेके इंडिया लोगों के पास जाएंगे? करगनी साहब, अब असलियत देखो, ये देश की अगर आप असलियत देखेंगे तो 2014 के बाद में हम विश्व गुरु बनने के ओर चल रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं करके ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चालू है, और बीजेपी से ये मोदी जी का प्रोपेगेंडा चालू है, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ अलग है। 2019 में 1,44,000 लोगों ने ये देश छोड़ दिया और सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे राष्ट्र का सिटीजनशिप लिया। 2020 में 85,000 लोगों ने ये देश का सिटीजनशिप छोड़ा। 2021 में 1,63,000 लोगों ने ये देश का सिटीजनशिप कायम का छोड़ा। 22 में 2,25,000 इंडियंस ने भारत का सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे राष्ट्र का सिटीजनशिप लिया। और अभी 2023 में अब तक, अप टू जुलाई 23,
87,000 लोगों ने ये भारत का सिटीजनशिप छोड़ा। अगर ये भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है तो ये लोग सब भारत का सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे देश में क्यों अपने आप को लेके जा रहे हैं? हमारा सिटीजनशिप छोड़ने का वजह क्या है? क्योंकि वो समझते हैं कि ये देश में अब देश का उद्धार नहीं होने वाला है। जो तरीके से झूठा राष्ट्रवाद और धार्मिक उन्माद ये देश में चल रहा है, उसमें हमारे बच्चों का भविष्य बनने वाला नहीं है। क्योंकि इसके लिए बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को बाहर के देश में पढ़ने के लिए और वहां पे सेटल होने के लिए भेज रहे हैं। वो यहाँ पे अकेले रहेंगे क्योंकि वो बुढ़ापे में नहीं वहां पे जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को वो लोग बोल रहे हैं तुम उधर ही शांति से रहो, ये देश में तुम्हारा भवितव्य नहीं है। कहाँ का राष्ट्रवाद और कहाँ का उन्माद और कहाँ का ये देश सार्वभौम सत्ता और पूरे वर्ल्ड में ये महासत्ता बनने का बात ये लोग कर रहा है। मैं कुछ पुराने फोटो देख रहा था, 1930 का न्यूयॉर्क सिटी का फोटो, कम से कम 15-20 फोटो। न्यूयॉर्क सिटी मैंने 5 बार देखा है। 19 का न्यूयॉर्क सिटी का फोटो मैंने देखा। वो फोटो देखने के बाद मुझे पता चला कि 1930 में हमारे देश की हालत क्या थी और न्यूयॉर्क सिटी कितना डेवलप था और यूरोप कितना डेवलप था, लंदन कितना डेवलप था। और वो डेवलप कंट्री क्या, वो लोग अभी हमारे पीछे जाने वाले हैं। ये सब लोगों को गुमराह करने का जो स्ट्रैटेजी है, ये जो तरीका है, उसके वजह से हमारा देश मार खाएगा। लोगों को गुमराह मत करो, लोगों को असलियत। हाँ, हमें मालूम है 47 में हमको इंडिपेंडेंस जब मिला तभी ये देश में मैच बॉक्स भी नहीं बनता था। उसके बाद में हमने धीरे धीरे तरक्की करने का चालू कर दिया जी। लेकिन हर तरक्की हमने 2014 से चालू कर दिया और उसके पीछे हमने कुछ नहीं किया। ये जो बात है, ये बात हमें हजम नहीं होती। इसके लिए इनका जो और उन्मादी हिंदुत्व, ये हिंदू करके ये लोग जो नाच रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। मैंने अब्दुल हमीद का भी एग्जाम्पल दिया है जी। अभी मुझे बताओ, ये जो बच्चे को मारा, 8 साल के बच्चे को, उसके मन के ऊपर कितना आघात हो गया होगा। जी सर, उसी के मन के ऊपर नहीं, जो आपने बात कही है, जिन बच्चों को उसको थप्पड़ मारने के लिए कहा, उनके मन में क्या बीती होगी, ये भी तो सोचिए। मतलब, और आप अब्दुल हमीद की बात कर रहे हैं सर। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, भारत का पहला महावीर चक्र विनर, आपको याद होगा 1948 में झंगड़ को, जो जम्मू एंड कश्मीर का बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है, उसको वापस कैप्चर करने के लिए और अपनी जान की आहुति देने वाला भी ब्रिगेडियर उस्मान था। सबसे पहला महावीर चक्र विनर ऑफ द इंडियन आर्मी, और वो देश के लिए लड़ा था, वॉज ब्रिगेडियर उस्मान सर, यस, ऑफ द इंडियन आर्मी। और उनकी जो कबर है वो जामिया मिलिया इस्लामिया के पास है। ही इज फ्रॉम द आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मऊ में उनका जन्म हुआ। मेरा ये कहना, ये सब हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, मणिपुर सर मणिपुर, हरियाणा, अब ये मुजफ्फरनगर, ये हो क्या रहा है देश को, सर बताएं। ये मुजफ्फरनगर में जो हो गया, अगर वो बच्चा बड़ा होने के बाद एक्सट्रीमिस्ट बन जाएगा और किसी के सीने में वो उसकी रिवॉल्वर की गोली उतार देगा, तो गलती किसकी है? गलती हमारी है, मेरे देश की गलती है। मेरी देश की शिक्षा प्रणाली जो है, पद्धति है, उसकी गलती है। हमारे देश में जो नफरत का माहौल चल रहा है, उसकी गलती है। अभी मुझे डर लगता है, मेरे खुद के बच्चों के लिए, मेरे पोते के लिए मुझे डर लगता है। आगे जाके ये लोग मनुवाद लाएंगे। मेरी छोटी सी बच्ची, मेरी पोती, अगर उसके ऊपर मनुवाद का संस्कार हो जाएगा, तो पहले जो 200 साल पहले बेंटिंग ने जो काम किया, राजा राम मोहन रॉय ने जो काम किया, वो लोगों को वापस जन्म लेना पड़ेगा ये देश में। क्योंकि ये देश पूरा ये देश
नीचे जाएगा, पाताल में जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा देश का। इसके लिए मुझे बहुत डर लग रहा है ये देश में रहने का, मुझे बहुत खराब लगता है। इसके लिए एक ही करना पड़ेगा, ये देश के ऊपर राज्य करने वाले ये जो लोग हैं, ये शैतानी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको हटाना पड़ेगा। ये देश के ये जो उनका विचार है, वो विचार वॉश आउट करना पड़ेगा। हमें व्यक्ति के लिए नफरत नहीं है, हमें उसके विचार से नफरत है। मोदी के लिए हमारे दिल में नफरत नहीं है, मोदी का जो विचार है, मोदी जो कर रहा है, उसके लिए हमारे दिल में नफरत है। जी, तो अभी चलते चलते आपको लगता है कि ये जो आपने नफरत की राजनीति बताई है, क्या इसको ये देश रोक पाएगा? हम लोग रोक पाएंगे इसको? नहीं, ये नफरत की राजनीति भी उनकी झूठी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैंने दोपहर के टाइम में राहुल गांधी जी का इंटरव्यू सुना। जी, राहुल गांधी ने क्या बताया कि ये जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनको कंधे के ऊपर लेके हमारा प्राइम मिनिस्टर अडानी जी, वो उनका पार्टनरशिप किसके साथ में है? नासर अली, शबान अली, और उनका दूसरा पार्टनर है चांग चुंग लिंग। मतलब एक मुसलमान पार्टनर और एक चाइनीज पार्टनर, ये दोनों के साथ में ये देश में वो धंधा करना चाहता है। इसका मतलब चाइना के लिए नफरत और चाइना हमारा एनिमी है, ये इनका कहना गलत है, झूठा है। और पाकिस्तान हमारा एनिमी है या मुसलमान हमारे शत्रु है, ये इनका कहना गलत है, क्योंकि उनका ही लाड़ा प्यारला एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने हमारे देश को पूरे कब्जे में लिया है, रेलवे से लेके, एयरपोर्ट से लेके, पोर्ट से लेके, हर एक चीज के, माइंस को लेके, एजुकेशन को लेके, ऑयल इंडस्ट्री को लेके, हर एक चीज इन्होंने कब्जे में लिया है। वो जो उनका लाडला है अडानी और अंबानी, ये लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए देश का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भाजपा के लोग हिंदुत्व का डंका बजा के हमें गुमराह कर रहे हैं। असली हिंदुत्व इनका नहीं है, असली हिंदुत्व हमारा है, क्योंकि हम हर आदमी को, हर इंसान को इज्जत देना चाहते हैं। यही हमारा असली हिंदुत्व है। राइट, चिंतामणि खड़गेने साहब, ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आता है सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर। अगर चलते चलते आज की स्थिति पे भारत के भविष्य को लेकर के कोई और श्लोक अगर आप सुनाएं तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा सर। भारत के भविष्य के बारे में हमें श्लोक सुनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा राष्ट्रगीत ही भारत का भविष्य है। और राष्ट्रगीत किसके लिए बनाया गया, क्या बनाया गया, लेकिन उसमें जो पंक्तियां है आज भी हमारे लिए उतनी ही पवित्र है जी। और इसके लिए वंदे मातरम और जनगण मन, ये हमारे लिए भगवत गीता है। क्या बात, ये हमारे लिए श्लोक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो हमारा कहना है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। और वो पवित्र ग्रंथ में इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ये जो आर्टिकल 14 है, वो आर्टिकल 14 को हम लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं। यही हमारा वेद है, यही हमारा उपनिषद है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारा वेद, उपनिषद और भगवत गीता है। हमारी बाकी की जो भगवत गीता, जो असली भगवत गीता है, वो हम लोग घर में बोलेंगे। जब हम घर के बाहर, देश में बाहर निकलेंगे, तभी हमारे हाथ में, सिर्फ नजर के सामने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा। एंड एवरी सिटीजन कैन मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यही हमको मालूम पड़ेगा और यही हमारा धर्म है। मैं मणिपुर में जा सकता हूँ, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम सकता हूँ। यही हमारा अभी धर्म होना चाहिए, यही हमारा विचार होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सर।
जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू very वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू सर, बोथ Wonderful. ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। Wonderful, sir. Wonderful. Very kind of you, sir, to come on the show. So nice of you. चिंतामणि खारकणे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।